Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आज है 23 दिसंबर 2021। लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट, platelets are stored at 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लेटलेट्स को हम रूम टेम्परेचर यानी 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रोमोक्रिप्टिन मेडिसिन इज यूज्ड टू सप्रेस लैक्टेशन। डिलीवरी के बाद किसी वुमेन में यदि लैक्टेशन को सप्रेस करना है यानी ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम करना है तो इसके लिए ब्रोमोक्रिप्टिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लैक्टेशन सप्रेशन की आवश्यकता उन वुमेन्स में हो सकती है जिनमें डेड फीटस ने जन्म लिया है या फिर ऐसी मदर्स जो किसी डिजीज कंडीशन की वजह से अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। मेटोक्लोरप्रोमाइड इज यूज्ड टू इंक्रीज लैक्टेशन। अगर किसी वुमेन में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इसके लिए मेटोक्लोरप्रोमाइड यानी MCP नाम की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। याद रखिएगा, ब्रोमोक्रिप्टिन तो डिक्रीज करेगी ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन और मेटोक्लोरप्रोमाइड जो है ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाई फैट डाइट में लीड टू कॉलोन कैंसर। ऐसे पर्सन जो लंबे समय से हाई फैट कंटेंट वाली डाइट ले रहे हैं उनमें कॉलोन कैंसर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर किसी पर्सन में पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है तो ये कंडीशन टैकीकार्डिया कहलाएगी। अगर किसी पर्सन में ब्लड प्रेशर 139/89 से ज़्यादा है और ये रीडिंग आपने 3 अलग अलग समय पर रिकॉर्ड की है तो ये कंडीशन हाइपरटेंशन कहलाती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट होती है। एक स्वस्थ पर्सन नॉर्मल पर्सन 1 मिनट में 12 से 20 रेस्पिरेशन लेता है और ये क्वेश्चन नॉर्सेट 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हिसिंग साउंड, म्यूजिकल साउंड और विस्लिंग साउंड। अगर किसी पेशेंट के लंग्स को एस्कल्टेट करने पर आपको सुनाई दे तो ये अस्थमा डिजीज को बताता है। अगर किसी पर्सन में लंग्स से हिसिंग, म्यूजिकल या विस्लिंग साउंड आ रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट को अस्थमा डिजीज हो सकता है। रोंकी इज अ कॉर्स साउंड। रोंकी साउंड जो होता है वो कॉर्स साउंड होता है और गार्गल साउंड बबलिंग साउंड होता है। ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो कि लंग्स अस्कल्टेशन में आपको मिलती हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। हाइपर एपनिया इज अ इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। अगर किसी पर्सन में रेस्पिरेशन की डेप्थ बढ़ जाए तो ये हाइपर एपनिया कहलाता है। कोई पर्सन यदि गहरी गहरी सांसें ले रहा है तो ये हाइपर एपनिया कहलाता है। A nurse never give false assurance to the patient. As a nursing officer, जब आप किसी इस पोस्ट को ज्वाइन करके ड्यूटी कर रहे होंगे तो आपके सामने अलग अलग पेशेंट्स आएंगे। कुछ पेशेंट टर्मिनल इलनेस से भी सफरिंग होंगे तो हमेशा याद रखिए कभी भी आप पेशेंट को झूठा विश्वास नहीं दिलाएंगे, फॉल्स एश्योरेंस नहीं देंगे। कोशिश कीजिएगा जो भी सच्चाई है अगर आप बता सकते हैं तो वही बताएं, अदरवाइज कोई कमेंट ना करें। इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन इक्वल्स 1 रेस्पिरेशन। जब आप रेस्पिरेशन को काउंट करेंगे तो याद रखिएगा
पेशेंट ने गैस इन किया यानी इंस्पायर किया और फिर गैस को रिलीज किया यानी एक्सपायरेशन किया, तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को मिलाकर एक रेस्पिरेशन काउंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस शब्द का मतलब होता है स्टोन इन गॉल ब्लैडर। आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन कोलेलिथियासिस कहलाते हैं। याद रखिएगा, कोले शब्द का इस्तेमाल हम गॉल ब्लैडर के लिए करते हैं, जबकि लिथियासिस शब्द का इस्तेमाल पथरी या स्टोन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन इन स्टमक। स्टमक में इन्फ्लेमेशन गैस्ट्राइटिस के नाम से जानी जाती है। हीमेचूरिया शब्द का मतलब है यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस। पॉलीयूरिया का मतलब है एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, या हम कह सकते हैं 2.5 लीटर से यदि ज़्यादा यूरिन आउटपुट है तो ये कंडीशन पॉलीयूरिया कहलाएगी। प्रोटीनयूरिया शब्द का मतलब है यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस। यहाँ पर अब हम एक डेफिनेशन को देखेंगे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या होती है। इट इज़ अ अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, test any number of solution until one is found that works for the particular problem। ट्रायल एंड एरर थ्योरी यह कहती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना मिल जाए। आपने ट्राई किया और एरर आ गई यानी आप फेल हुए। आपने फिर से ट्राई किया और एरर आ गई यानी फेल हुए। आपने फिर से ट्राई किया और इस बार आप सफल हो गए, तो इसका मतलब है दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आप तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। नर्सिंग केयर प्लान इज आउटकम ऑफ प्लानिंग फेज नर्सिंग प्रोसेस। जब हम नर्सिंग प्रोसेस की प्लानिंग फेज को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो इसका जो आउटकम होता है वो नर्सिंग केयर प्लान के रूप में हमें मिलता है। हम सभी जानते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस में 5 स्टेजेस होती हैं, ADPIE, यानी असेसमेंट फेज, नर्सिंग डायग्नोसिस फेज, प्लानिंग फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड इवैल्यूएशन फेज। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्लानिंग फेज है नर्सिंग प्रोसेस की, इसका आउटकम क्या होता है, तो आप बताएंगे प्लानिंग करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में तैयार नर्सिंग प्लान मिलता है। सो नर्सिंग केयर प्लान इज अ आउटकम ऑफ प्लानिंग फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम हमारे बॉडी में पाए जाने वाले कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर कैशन और एनाइन के रूप में डिस्कस करते हैं। अगर हमारे बॉडी में पाए जाने वाले इम्पॉर्टेंट कैशंस की बात करें यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड की बात करें तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि एनाइन यानी नेगेटिवली चार्ज्ड की बात की जाए तो उसमें क्लोराइड, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्ज़ाम में कई बार ये 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैशन कौन सा है, तो आप बताएंगे सोडियम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है सेल से बाहर पाया जाने वाला सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा अमाउंट का कैशन कौन सा है, तो आप बताएंगे सोडियम। इसके ऑपोजिट यदि आपसे पूछ लिया जाए इंट्रा सेल्यूलरली कौन सा कैशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप बताएंगे पोटेशियम। याद रखिएगा, सेल से बाहर सबसे ज़्यादा सोडियम और सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेशियम। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए।
Next point, genital tuberculosis occurs mainly in fallopian tube. जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस सबसे ज़्यादा फैलोपियन ट्यूब को प्रभावित करती है या फैलोपियन ट्यूब में सबसे ज़्यादा जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस होती है. चेक प्रिस्क्रिप्शन 3 times बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन. किसी भी पेशेंट में मेडिसिन देते समय आपको उस प्रिस्क्रिप्शन को 3 बार चेक करना है. 3 बार चेक करने से मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है. अफेजिया मीन्स इनएबिलिटी टू स्वेलो. अगर कोई पर्सन स्वेलो नहीं कर पा रहा है, फूड को एनगल्फ नहीं कर पा रहा है, तो ये कंडीशन अफेजिया कहलाती है. नेक्स्ट पॉइंट, मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ पैंक्रियाटाइटिस एंड हेड इंजरी. हेड इंजरी का पेशेंट हो या पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट हो, इन दोनों ही पेशेंट्स को आप कभी भी मॉर्फिन नहीं देंगे. ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है. पैंक्रियाटाइटिस का मतलब है पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन का होना. सेफेस्ट पोजीशन फॉर कॉर्ड प्रोलैप्स ड्यूरिंग लेबर इज ट्रेंडलबर्ग और नी चेस्ट पोजीशन. हम सभी जानते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिलीवरी के दौरान बच्चे के बाहर आने से पहले वेजाइनल ओपनिंग से कॉर्ड बाहर आ जाती है. अब इस कॉर्ड में बच्चे के बाहर आने के समय लगातार दबाव पड़ता रहता है और ये कंप्रेस होने लगती है. और अगर कॉर्ड कंप्रेस होगी तो प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन बच्चे तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा और बच्चे में डिस्ट्रेस हो सकता है, इवन डेथ तक हो सकती है. बच्चे तक न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुंचता रहे, ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचती रहे, तो कुछ भी करके हमें इस कॉर्ड के ऊपर बच्चे का जो प्रेशर है उसे कम करना होगा. और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मदर को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे देते हैं. ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर मदर का जो हेड एंड है उसे हम हल्का सा नीचे की तरफ कर देते हैं ताकि ग्रेविटी के कारण जो बच्चा है वो स्लाइटली मदर के चेस्ट की तरफ आ जाए और इस कॉर्ड के ऊपर जो प्रेशर है वो कम से कम हो. याद रखिएगा, कॉर्ड प्रोलैप्स के केस में ट्रेंडलबर्ग या नी चेस्ट पोजीशन दोनों ही दी जा सकती है. नी चेस्ट पोजीशन को आप गैनुपेक्टोरल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, नेफ्रोलिथियासिस, स्टोन इन किडनी. अगर किसी क्लाइंट की किडनी में स्टोन है, किडनी में पथरी है, तो आप उसे एज अ प्रॉपर नर्सिंग प्रोफेशनल नेफ्रोलिथियासिस टर्म के द्वारा डिनोट करेंगे. याद रखिएगा, किडनी की पथरी को आप अब से हमेशा नेफ्रोलिथियासिस कहकर पुकारेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, हेलिटोसिस इज द ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ ब्रीथ. अगर किसी पर्सन की सांसों से बदबू आ रही है, माउथ से बुरी बदबू ऑडोर आ रही है, तो इसे आप हेलिटोसिस के नाम से जानते हैं. ग्लोसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ टंग. टंग में इन्फ्लामेशन, जीभ में सूजन ग्लोसाइटिस के नाम से जानी जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, वेजाइनल इरिगेशन ऑल्सो नोन एज वेजाइनल डाउच. वेजाइना का इरिगेशन या उसे क्लीन करना, उसकी सफाई करना वेजाइनल डाउच के नाम से जानी जाती है. वेबर टेस्ट इज यूज्ड टू असेस हियरिंग लॉस. वेबर टेस्ट के द्वारा हम किसी भी पेशेंट में होने वाले हियरिंग लॉस का असेसमेंट कर सकते हैं. प्रेशर इज प्राइमरी कॉज ऑफ बेड सोर. अगर कोई पर्सन लंबे समय से बेड रेस्ट पर है तो इसमें प्रेशर सोर्स डेवलप होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है. और इसका प्राइमरी कॉज यदि कोई आपसे पूछे तो कहेंगे आप प्रेशर. प्रेशर के कारण सबसे ज़्यादा बेड सोर या बेड प्रेशर अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं. इसे ही आप डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से जानते हैं. और याद रखिएगा, बेड सोर्स डेवलप ना हो इसके लिए पेशेंट को हर 2 घंटे बाद पोजीशन चेंज करवाना आवश्यक है. नेक्स्ट पॉइंट,
1 pint equals to 500 ml, एक पिंट में 500 ml होते हैं। 1 ounce equals to 30 ml, एक ounce जो है 30 ml का होता है। आफ्टर आई सर्जरी पेशेंट इज प्लेस्ड अनअफेक्टेड साइड, याद रखिएगा आई सर्जरी के बाद पेशेंट को हमेशा उस तरफ करवट दिलाई जाती है जो कि अनअफेक्टेड साइड हो। जिस तरफ ऑपरेशन हुआ है उस साइड में कभी भी पेशेंट को नहीं सुलाना है, हमेशा क्लाइंट को अनअफेक्टेड साइड में प्लेस किया जाता है। If a patient is admitted in unit during active labor, first action listen the fetal heart sound। अगर हॉस्पिटल में पेशेंट एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में एडमिट हुआ है तो सबसे पहले आपको फीटस ठीक है या नहीं, बच्चा ठीक है या नहीं, इस चीज़ को कंफर्म करना होगा। इसके लिए आप फीटल हार्ट साउंड का असेसमेंट करेंगे। Next point, rectal tube is used to remove gas and fecal matter from the lower intestine। lower intestine से fecal matter और गैस के रिमूवल के लिए हम rectal tube का इस्तेमाल कर सकते हैं। Normal pH of urine is 4.5 to 8.0। 4.5 से 8 के बीच नॉर्मल यूरिन की pH होती है। फ्यूमिगेशन इज ऑल्सो नोन एज गैस स्टरलाइजेशन। फ्यूमिगेशन को हम गैस स्टरलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। फ्यूमिगेशन का इस्तेमाल अक्सर हम ओटी, आईसीयू आदि में करते हैं। एलोपेशिया मीन्स लॉस ऑफ एयर। लॉस ऑफ एयर इज कॉल्ड एलोपेशिया। फ्रेंड्स, अगर आपको आज के पॉइंट्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें कितनी आर्टरीज और कितनी वेन्स होती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली, यदि आपसे सिंपली ये पूछा जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज और कितनी वेन है तो आप कहेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन होती हैं, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पेशल कंडीशन देकर कि 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी या इससे कम प्रेगनेंसी पर कुल कितनी आर्टरीज और वेन होती हैं, तो आप बताएंगे टोटल 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले 2 आर्टरी और 2 ही वेन्स होती हैं। देयर इज 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स बिफोर 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। याद रखिएगा 16 सप्ताह के बाद एक वेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है। बेसिक बट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम में इन दोनों ही कंडीशंस को पूछा गया है। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड की आर्टरीज और वेन के बारे में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जबकि जो वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। याद रखिएगा, डायग्राम से इसे आप और क्लियर समझ लीजिए कि प्लेसेंटा से बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए जो ब्लड वेसल होती है उसे हम अम्बिलिकल वेन के नाम से जानते हैं और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि फीटस द्वारा यूज किया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 आर्टरीज के द्वारा बच्चे से प्लेसेंटा तक लेकर आया जाता है। याद रखिएगा, नॉर्मली हमारी बॉडी में आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन फीटल सर्कुलेशन में अम्बिलिकल आर्टरीज के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है और अम्बिलिकल वेल के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है। आफ्टर मेनोपॉज फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। मेनोपॉज के बाद यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने के बाद
फीमेल्स में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स डेवलप होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इन ऑर्थोपनिया द पेशेंट कैन ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजीशन। अगर कोई पर्सन लाई डाउन होने के बाद, लेटने के बाद सांस नहीं ले पा रहा है, केवल और केवल सिटिंग या अपराइट पोजीशन में ये सांस ले पा रहा है, तो ये कंडीशन ऑर्थोपनिया कहलाती है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना एनोरेक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनोग्लोबुलिन जी कैन कॉज प्लेसेंटा एंड प्रोटेक्ट फीटस। प्रेगनेंसी के दौरान मदर की बॉडी से इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाता है और उसे प्रोटेक्शन देता है, इम्यूनिटी देता है। याद रखिएगा, एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है आईजीजी कहलाता है। और इस प्रकार से बच्चे को मिली इम्यूनिटी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से जानी जाती है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीसी के लाइफ स्पैन, आरबीसी के जीवन काल के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि एक प्रीटर्म बेबी में आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, तो आप बताएंगे 35 से 50 डेज, टर्म बेबी में 80 डेज, अडल्ट्स में 120 डेज। और यदि आरबीसीज को ब्लड बैंक में स्टोर किया जा रहा है तो इनका लाइफ स्पैन वहां पर 35 से 42 डेज का होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन immediate nursing action check fetal heart sound because this time there is a chance of intrauterine death। जैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन में मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं तो उस समय सबसे पहली प्रायोरिटी है कि फीटल हार्ट साउंड को चेक करना। फीटल हार्ट साउंड को चेक करके हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि बच्चा ठीक है, बच्चा जीवित है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। Hypertonic solution causes fluid shift from intracellular space to extracellular space। याद रखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट को आप हाइपरटोनिक फ्लूइड देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, तो इस सॉल्यूशन को देने के बाद सेल्स के अंदर मौजूद जितना भी फ्लूइड है, मैक्सिमम फ्लूइड है, वो सेल से बाहर आने की कोशिश करता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देने पर फ्लूइड शिफ्ट देखा जाता है, जो कि इंट्रासेल्यूलर स्पेस से एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैकिपनिया, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट मोर देन 24। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी पर्सन में रेस्पिरेशन रेट 24 ब्रीथ्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन टैकिपनिया कहलाएगी। ब्रैडिपनिया इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट देखी जाती है और आपसे एग्जैक्टली पूछ लिया जाए कितना, तो आप बताएंगे 10 ब्रीथ्स पर मिनट से कम। नॉर्मल रेस्पिरेशन यदि पूछें तो 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। हाइपर वेंटिलेशन, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। अगर किसी पर्सन में, पेशेंट में, क्लाइंट में रेस्पिरेशन की रेट यानी दर और उसकी डेप्थ दोनों बढ़ रही हैं तो ये हाइपर वेंटिलेशन कहलाएगा। हाइपर वेंटिलेशन क्या है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। अगर कोई पेशेंट गहरी गहरी और तेजी से सांसें ले रहा है, गहरी गहरी और तेजी से सांसें ले रहा है, तो ये कंडीशन हाइपर वेंटिलेशन कहलाता है। हॉट फ्लैशेस सीन अराउंड मेनोपॉज, जिस वुमेन में मेनोपॉज होने वाला है, इस समय के दौरान हॉट फ्लैशेस देखने को मिलते हैं।
हॉट फ्लैशेस का मतलब है सडनली बॉडी के किसी हिस्से में, स्पेशली अपर पार्ट में नियर अराउंड द फेस एंड नेक, वुमेन को रेडिश स्किन देखने को मिलेगी, उसे काफ़ी हीट फील होगा इस एरिया में, इसे ही हम हॉट फ्लैशेस के नाम से जानते हैं, जो कि मेनोपॉज के दौरान देखने को मिलता है। मेनोपॉज की नॉर्मली जो उम्र होती है अराउंड 45 ईयर्स के अप्रॉक्स मानी जाती है। फुट रेस्ट यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, ऐसा कोई पेशेंट जो लंबे समय से बेड पर है तो उसका जो पैर है इस प्रकार से हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है, इसे ही हम फुट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें कोई ऐसा इक्विपमेंट चाहिए होगा जो हमारे फुट को, हमारे पैर को सपोर्ट दे ताकि ये पैर आगे की तरफ ना झुके। इसके लिए हम बेड में पेशेंट के पैरों की तरफ एक बोर्ड लगाकर जो उसका पैर है उसे डॉर्सीफ्लेक्स होने से रोकते हैं, उसे सपोर्ट देकर सीधा रखते हैं, ये भी फुटबोर्ड कहलाता है और ये फुट ड्रॉप को रोकने में काम आता है। सैंडबैग्स यूज टू इमोबिलाइज फ्रैक्चर बॉडी पार्ट, सैंडबैग्स का क्या इस्तेमाल है यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे फ्रैक्चर्ड बॉडी पार्ट को स्टिल रखने के लिए, एक जगह पर रखने के लिए, इमोबिलाइज करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। एयर कुशन्स यूज टू प्रिवेंट बैड सोर्स, बैड सोर्स से प्रिवेंट करने के लिए हम एयर कुशन्स, हवा वाले गद्दे इस्तेमाल करते हैं जिसमें एयर जो है एक जगह पर इकट्ठी होती है फिर वहाँ से हटकर दूसरी जगह पर चली जाती है। इस तरह से पेशेंट की बॉडी पर किसी एक हिस्से पर दबाव नहीं पड़ता और इसी वजह से बेड सोर्स के होने की संभावना कम से कम होती है। अ क्लोज्ड बेड इज अ एम्प्टी बेड विदाउट एनी पेशेंट, अगर आपसे पूछें कि क्लोज्ड बेड क्या है तो आप कहिएगा ऐसा बेड जिस पर कोई पेशेंट मौजूद नहीं है, एम्प्टी है, इसे हम क्लोज्ड बेड के नाम से जानते हैं। ब्लड स्टोरेज टेम्परेचर 4 to 6 डिग्री, ब्लड को हम 4 से 6 डिग्री पर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, Cushing syndrome associated with increased secretion of glucocorticoids, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर पेशेंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एक्सेसिव सिक्रीशन देखा जाता है। थर्ड डिग्री जेनाइटल प्रोलैप्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीडेंशिया, थर्ड डिग्री जेनाइटल प्रोलैप्स को हम प्रोसीडेंशिया के नाम से जानते हैं। जेनाइटल प्रोलैप्स का मतलब है यूट्रस का वेजाइना की तरफ आना या वेजाइना से बाहर आ जाना। मान लीजिए दिस इज द सर्विक्स पार्ट, दिस इज द वेजाइना पार्ट, अगर यूट्रस इतना झुका है तो ये कंडीशन फर्स्ट डिग्री है, यूट्रस यहाँ तक है तो सेकेंड डिग्री है, और अगर यूट्रस वेजाइना से बाहर आ गया है तो ये कंडीशन थर्ड डिग्री जेनाइटल प्रोलैप्स कहलाएगा और इसे आप प्रोसीडेंशिया के नाम से जानते हैं। बैरल शेप्ड चेस्ट जो है सीओपीडी कंडीशन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलेगा, या फिर इसे आप और स्पेसिफिकली देखें तो इसे आप एम्फाइसीमा कह सकते हैं। एम्फाइसीमा में बैरल चेस्ट शेप्ड चेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, असेसमेंट का यदि आपसे कोई आउटकम पूछे तो आप बताएंगे डायग्नोसिस। किसी पेशेंट का नर्सिंग प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट स्टेप होती है, जब पेशेंट से आप उसकी हिस्ट्री और जानकारी लेते हैं तो इन सब के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्लाइंट को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, यानी क्लाइंट का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो आउटकम मिलता है वो होता है पेशेंट की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। नर्सिंग प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन फेज के बाद आउटकम के रूप में पेशेंट की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। सब्जेक्टिव डाटा यदि आपसे पूछा जाए तो आप सिंपली कहेंगे पेशेंट कैसा महसूस कर रहा है या पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स क्या हैं, वो सभी सब्जेक्टिव डाटा कहलाती हैं। सिंपली कहें तो पेशेंट आपको जो बताता है वो डाटा सब्जेक्टिव डाटा है और ऑब्जेक्टिव डाटा ऐसा डाटा है जो आप
यानी नर्स या डॉक्टर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, मिक्चुरेशन सेंटर सिचुएटेड इनटू द पोन्स। हमारे ब्रेन के पोन्स में मिक्चुरेशन सेंटर पाया जाता है। मिक्चुरेशन का मतलब है यूरिन को कंट्रोल करने वाला सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगेटा हैव ऑल वाइटल ऑर्गन सेंटर, एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एक्सेट्रा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे ब्रेन का वह पार्ट है जहां पर सभी वाइटल ऑर्गन्स का लगभग सेंटर पाया जाता है, जिनमें रेस्पिरेशन और हार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी क्लाइंट के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले हिस्से में इंजरी हो जाए तो उसके डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। Cholecystitis is a condition in which inflammation of gallbladder occurs. अगर किसी क्लाइंट के गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है तो ये कंडीशन कॉलेसिस्टाइटिस कहलाएगी। हमने अभी देखा था कॉले मीन्स गॉल ब्लैडर एंड आइटिस इज अ सुफिक्स दैट डिनोट्स इन्फ्लामेशन। लिपोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ फैट। लिपोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ फैट। Give iron supplement between meal with vitamin C to increase absorption. आयरन को हमेशा खाने के बीच, मील के बीच देना चाहिए और इसके बेहतर एब्जॉर्प्शन के लिए खट्टे फल या विटामिन सी वाले सब्सटेंस जैसे कि फ्रूट जूस आदि के साथ देना चाहिए। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी जो है आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के साथ साथ वुंड हीलिंग को भी प्रमोट करता है। डू नॉट गिव आयरन सप्लीमेंट्स विथ मिल्क एंड एंटासिड्स बिकॉज इट कैन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट को आप आयरन सप्लीमेंट्स दे रहे हैं तो उसे कभी भी मिल्क या एंटासिड्स के साथ ना दें। ये दोनों ही चीज़ें आयरन के एब्जॉर्प्शन को घटाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में आपको QID लिखा मिले तो इसका मतलब है 4 टाइम्स अ डे, यानी कि जिस मेडिसिन का आगे आपको QID लिखा मिल रहा है उसका मतलब है कि इस दवा को दिन में 4 बार देना है, 4 टाइम्स अ डे। एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग नोन एज मेनोरेजिया। अगर किसी वुमेन में 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो ये कंडीशन मेनोरेजिया कहलाती है। मेनोरेजिया कहलाती है। और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस जो होता है वो 35 से 50 ml अप्रॉक्स होता है, 35 से 50 ml। 35 to 50 ml is a normal blood loss. 1 liter NS contains 9 grams sodium chloride. 1 लीटर NS में 9 ग्राम नमक, साल्ट या सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मिक्चुरेशन? मिक्चुरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन। यूरिन को पास करने की प्रक्रिया मिक्चुरेशन कहलाती है। नॉक्चूरिया क्या है? नॉक्चूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन एट द नाइट। अगर किसी क्लाइंट को रात के समय बार बार यूरिन लगता है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, तो ये कंडीशन नॉक्चूरिया कहलाती है, एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट। डिस्यूरिया मीन्स पेनफुल यूरिनेशन। अगर यूरिन पास करते समय पेन हो रहा है तो ये डिस्यूरिया कहलाएगा। पायूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन। यूरिन में पस की प्रेजेंस पायूरिया कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, आउटकम इज ऑलवेज स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एग्जाम MCQ में आपको यदि पूछा जाए कि आउटकम क्या है किसी भी स्टेटमेंट के द्वारा, तो आप हमेशा याद रखेंगे, उस स्टेटमेंट को सही मानेंगे जिसमें जो आउटकम है वो स्पेसिफिक है और मेजरेबल है। याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आउटकम हमेशा स्पेसिफिक होता है और मेजरेबल होता है। स्पेसिफिक होता है और ऐसा होता है जिसे आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं।
प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन इन प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन इन स्टमक। जब भी किसी क्लाइंट को आप ओरल आयरन सप्लीमेंट देते हैं तो जैसे ही ये आयरन कंटेंट स्टमक में पहुंचता है, इस आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोसेस शुरू हो जाती है, प्रिपरेशन होने लगती है। अब ये जो आयरन है ये हमारे ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में एब्जॉर्ब होता है और आयरन का जो स्टोरेज है वो फेरेटिन फॉर्म में लीवर के अंदर होता है। गौर कीजिएगा हमने क्या क्या पढ़ा। मान लीजिए किसी क्लाइंट को आपने आयरन सप्लीमेंट दिए तो आयरन सप्लीमेंट को एब्जॉर्ब करने की जो प्रिपरेशन है, प्रोसेस है, वो स्टमक में पहुंचने के बाद शुरू होगी और जैसे ही ये आयरन कंटेंट ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में पहुंचेंगे यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आयरन के स्टोरेज एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टमक में शुरू होती है और जैसे ही ये आयरन सप्लीमेंट ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में पहुंचते हैं यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आयरन का जो स्टोरेज फॉर्म होता है वो होता है फेरेटिन। हमारे बॉडी में आयरन जो है फेरेटिन फॉर्म में स्टोर होता है और किस जगह पर होता है तो आप बताएंगे लीवर के अंदर। एग्जाम में आयरन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयरन का लेवल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर मेल में पूछा जाए तो आप बताएंगे 65 से 175 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। 65 से 175 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर ये है मेल के अंदर। और यदि आपसे फीमेल के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे 50 to 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल्स में 50 से 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर इज अ नॉर्मल आयरन लेवल। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लीवर आर गुड सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का मतलब है विटामिन B9 जो कि प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को दिया जाता है, जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं होते। साथ ही साथ ये RBC के मैचुरेशन में भी हेल्पफुल होता है। विटामिन B9 के अच्छे सोर्स की बात करें तो याद रखिएगा हरी पत्तेदार सब्जियां और लीवर, इन दोनों में ही विटामिन B9 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। हेड इंजरी, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू इंजरी इन हाइपोथैलेमस। अगर किसी पर्सन को सर पर चोट लगी है और कंटिन्यूअसली उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि इस क्लाइंट के हाइपोथैलेमस एरिया में इंजरी हुई है, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज अ टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर ऑफ आवर बॉडी। हाइपोथैलेमस के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है कि हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है। ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता भी है और ज़रूरत पड़ने पर घटाता भी है। हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर पार्ट है वो बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करवाता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट जो है वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करवाता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिप्रेशन इज मोस्ट कॉमन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर। डिप्रेशन जो है, अवसाद जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से हम रॉबर्ट कोच को जानते हैं। रॉबर्ट कोच इज अ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अबाउट 22% कार्डियक आउटपुट गोज टू किडनीज। हमारे हार्ट का जो आउटपुट है, हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड है, उसका लगभग 22% पार्ट किडनी के द्वारा लिया जाता है। गौर कीजिएगा कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट का मतलब है हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल ने 1 मिनट में कितना ब्लड अरोटा को भेजा।
इस टोटल ब्लड का लगभग 22% पार्ट किडनी तक पहुंचता है। और अगर आपको कार्डियक आउटपुट निकालना हो तो आप हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि एक बार में हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा अरोटा में कॉन्ट्रैक्शन के बाद कितना ब्लड भेजा गया, जो कि 70 ml होता है और नॉर्मल हार्ट रेट 72 हम मानते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास एक मिनट में कार्डियक आउटपुट देखा जाता है और इसका 22% भाग किडनी तक पहुंचता है। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। जिस शब्द के पीछे भी आइटिस शब्द लग जाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अपकमिंग एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। होपफुली ये पॉइंट्स सभी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।